नमस्कार, आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है वक्फ पर खरी खरी विपक्ष की मुश्किल बड़ी। दरअसल न्यूज 18 पर राइजिंग भारत के महामंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में वक्फ कानून के विरोधियों पर खुलकर प्रहार किए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिर्फ गिने चुने नेता इसका विरोध कर रहे हैं। यह कानून कमजोर मुसलमानों को उनका हक दिलाएगा। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में यह बड़ा कदम है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह कानून न सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को चुनौती देगा बल्कि गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा भी करेगा। वक्फ पर मोदी और शाह की खरी खरी विपक्ष की क्या इससे मुश्किलें बढ़ गई हैं, आज करेंगे इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह बोले, वक्फ कानून मुस्लिमों के हित में। ये जो बिल आया है वो बिल मुस्लिम समाज के हर एक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। गृह मंत्री बोले, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया। कि उस वक्त के कांग्रेस के नेता ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तुष्टीकरण की नीति ही राष्ट्र के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। नीतियां दल के हित में नहीं, देश के हित में बननी चाहिए। दल कोई भी तय करिए, दल के अंदर युवाओं को समान मौके होने चाहिए। दल की नीतियां दल के हित में नहीं बननी चाहिए, देश के हित में बननी चाहिए। मोदी सरकार वोट बैंक को ध्यान में रखकर फैसले नहीं करती। ये बिल मुस्लिम विरोधी न होकर के उनके हित में है और उनकी रक्षा करने वाला है। बीजेपी ने वक्फ कानून को मुस्लिमों के हित में बताया। ये आम पसंदीदा मुसलमान के हित के लिए है। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी माहौल बिगाड़ना चाहती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर डर पैदा करके और देश में अपना वोट लेकर सरकार चला सकते हो, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। वक्फ पर खरी खरी विपक्ष की मुश्किल बड़ी। तो वक्फ कानून को लेकर विरोधियों को घेरा। मोदी शाह ने क्या विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरा। मुस्लिमों के ठेकेदार परेशान और विरोधी क्या काम है। वक्फ पर खरी खरी और विपक्ष की क्या इसे पोल खुल गई। ये तमाम सवाल आज हम पूछेंगे क्योंकि आज की चर्चा में कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों के साथ। आपका प्रताप राव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कुछ ही देर में अब्दुल लतीफ आरको साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, प्रदेश सचिव AIMC के। बहरहाल आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डॉक्टर राकेश गोयल साहब, आप ही से कि आखिरकार लगातार कुछ लोग इस नए कानून का वक्फ को लेकर के जो बनाया गया उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि देश का आम मुसलमान जो है वो इसके हितों को लेकर के खड़ा हुआ है और वो इसके समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा, आम मुसलमानों का इससे भला होगा। गोयल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल अमित शाह जी ने जैसे राजस्थान के अंदर पूरा इस बात को डिटेल में क्लियर किया, मोदी जी का भी हमने वक्तव्य सुना। और जैसे जैसे वक्फ बिल के बारे में लोगों के बीच में चर्चा बढ़ रही है, इसके बारे में लोगों के आम जनमानस के अंदर एक क्लैरिटी की भावना भी आ रही है कि जो 80% जो पिछड़ा मुसलमान था, पसमानदा मुसलमान था, जिनको आज तक उनका हक नहीं मिला, उसको हक दिलाने का ये कानून जो है काम कर रहा है। जिन महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था वक्फ के अंदर, उनको वो अधिकार दिया जा रहा है, उनकी दशा दिशा को सुधारने का काम किया जा रहा है। तो इसका पूरे मुस्लिम समाज के अंदर जो भ्रम फैलाया है वो सिर्फ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति के कारण इस भ्रम को कायम रखना चाहते हैं, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने के लिए। दूसरा, कुछ ऐसे मुसलमान जो भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को, वक्फ की संपत्ति को सिर्फ लूटने का और निजी उपयोग के अंदर उपयोग करने का काम किया है, वही इसका समर्थन कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर मुसलमानों के बीच में एक क्लैरिटी आती जा रही है कि ये उनके फायदे के लिए, उनके हक के लिए है और उनको उसका लाभ सीधा जो पिछड़े मुसलमान है, जो गरीब तबका है, जो अभी तक वंचित रहा है, उनके विकास के लिए किया जाएगा और महिलाओं को उचित सम्मान और उनका अधिकार मिलेगा। पौरुष जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं और देश की संसद ने कानून बना दिया है, देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि आम मुसलमानों के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व ये नया कानून करेगा, फिर संशय किस बात को लेकर के?
देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कानून के अंदर इतने लूप पोल हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और भारत सरकार में बैठे मंत्रियों के यदि आप बयानों को सुनेंगे तो उनमें आपस में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि भाई हम सरकारी संपत्तियों पे जिन लोगों ने कब्जे कर रखे थे बोले हम उनको निकालने की बात करेंगे। एक तरफ जो है वो इस बिल में से जो है वो सरकारी संपत्तियों को जो है उसमें निकाल लिया गया। एक तरफ इसमें ये कहा गया कि साहब जो अब तक जो वक्फ बोर्ड ने लोगों की संपत्तियों पर कब्जे कर रखे थे बोले उसको छुड़ाने का प्रावधान है, और जब बिल पेश होता है तो पता पड़ता है कि रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज को उसमें से छोड़ दिया गया है। यानी देश का आमजन जो कथित तौर पर वक्फ बोर्ड की कब्जे से परेशान है उसको उसके हाल पे मरने के लिए छोड़ दिया गया। दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भाजपा के नेता इस बात को कहते हैं कि साहब हमने मुसलमानों का बहुत भला कर दिया, तो मैं इस बात को पूछना चाहूंगा कि इस बिल में ऐसे क्या प्रावधान है कि जिसपे यह साबित होता हो कि वक्फ बोर्ड की जो जायज संपत्ति है उनपे जो चाहे सरकार के कब्जे हो या फिर किसी कथित तौर पर जैसा सरकार कहती है कि किसी नेताओं के कब्जे हैं, तो उनको छुड़वाने के लिए क्या कोई एक प्रावधान भी इस बिल में यदि है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात में क्लियर करनी चाहिए कि इस बिल की धारा फलानी में फलाना जो उसका सब क्लोज है वो ये कहता है कि भाई 7 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, 9 महीने में जो है वक्त के बाद शक्ति है कि वो अपनी संपत्तियों में नाजायज कब्जों को छुड़वा पाएगा। दूसरी बात देखिए, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग कहते हैं कि साहब ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि साहब है ना वक्फ बोर्ड ने सरकार की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। वक्फ बोर्ड अगर कल को संसद में भी कह देगा तो संसद भी जो है वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपको ऐतिहासिक कालखंड में लेकर चलना चाहूंगा। 2013 में जब हमारी सरकार थी और उस समय भाजपा की तरफ से शाहनवाज हुसैन जो है वो वहां पे बोलने के लिए खड़े हुए थे, तो उन्होंने इस बात को कहा कि आप तो हम मुस्लिमों पर यह एहसान कर दो, यानी वो कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन जी संसद में कि आप हम मुस्लिमों पर यह एहसान कर दो कि आपकी जो सरकारी संपत्ति, आप लोगों के जो सरकारी कार्यालय या सरकारी कब्जा हमारी वक्फ संपत्तियों पर है, आप उनको खाली कर दो। आप चाहे तो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं, आप चाहे तो शाहनवाज हुसैन जी का 2013 का संसद में भाषण सुन सकते हैं। तो एक तरफ तो शाहनवाज हुसैन जी का यह कहना था, दूसरी तरफ इस बिल में सबसे पहले जो सरकार के कब्जे वाली संपत्तियां हैं उनको इससे बाहर कर दिया गया। दूसरी बात देखिए बिल क्यों डाउटफुल हो जाता है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक हमारी सरकार के समय में एक रहमान कमेटी बनी थी कि जिसने अल्पसंख्यकों की स्थिति पर जो है विचार किया था कि उसमें क्या लूप होल्स है, उस सरकार के द्वारा क्या क्या सुधार करने चाहिए। रहमान कमेटी की स्थिति यह रही कि रहमान कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, उसकी कमेटी में कई भाजपा के जो सदस्य, माननीय सदस्यगण थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वो रिपोर्ट इतनी पसंद आई कि वर्ष 2009 के जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है उसमें इस बात का जिक्र है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के अपने घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार बनी तो रहमान कमेटी की सिफारिशों को हम जस की तस लागू करेंगे। और आज वो जो रहमान जी जो कमेटी के चेयरमैन थे, आप उनका अभी मीडिया को दिया हुआ उनका जो है वो इंटरव्यू था, मैं उसके कुछ अंश यहां पर पढ़ के बताना चाहूंगा। वो कहते हैं कि 1990 में पहली बार संयुक्त समिति की रिपोर्ट में इन मुद्दों को उजागर किया गया था, जिसमें प्रत्येक राज्य में वक्फ संपत्तियों की स्थिति में चर्चा की गई। रिपोर्ट और चयन समिति के निष्कर्षों के आधार पर 2013 में सुधार के लिए विचार विमर्श किया गया। हमने वक्फ अधिनियम 1995 में कई संशोधन किए, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यापक रूप से प्रशंसित कानून बना। आश्चर्यजनक रूप से 2009 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने हमारी रिपोर्ट की प्रशंसा की और सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वचन दिया। मैंने समिति में कई भाजपा सदस्यों को शामिल किया। उसके बाद में देखिए संशोधनों पर बहुत सोच समझकर विस्तार से चर्चित करने के लिए निर्णय लिया गया, लेकिन समस्या क्रियान्वयन में है। आपने वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, आपने 2013 का जिक्र किया है पौरुष जी, आपने 2013 का जिक्र किया। मेरा छोटा सा सवाल है, 2013 वाले बिल में सेक्शन 6 और उसके अंदर जहां पर पर्सन इंटरेस्टेड था उसको 2006 के क्लोज में पर्सन एग्रीड क्यों कर दिया? देखिए मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि 2013 में जो भी बिल पेश किया गया वो जो है उसको वो और, बिल और जो है पहले वो छोटा सा एक और है कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था रमेश गोविंद केस में, उसके बाद ये बदलाव क्यों हुआ सर? और ऐसी क्या आन पड़ी परेशानी में ये सब कुछ बदलने के लिए 2013 में जी अंतिम समय में पेश कर दिया, पास कर दिया? जी बोलिए। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो मुस्लिमों की जो स्थिति है उस पर 2011 में जो है कमेटी का निर्माण हुआ। वो कमेटी जो बिल भी जो 2013 में पेश हुआ वो वक्फ संशोधन विधेयक 2011 कहलाता है। वो भले 2013 में पास हुआ, जैसे आज वाला जो 2025 में पास हुआ, परंतु हम उसको वक्फ संशोधन विधेयक 2024 बोलते हैं। दूसरी बात है कि उस समय मैं वापस शाहनवाज हुसैन जी में जा रहा हूं, उस समय मैं आपसे कह रहा हूं, आपके सवाल का जवाब आ रहा है। सुनिए हेमंत जी, मैं कह रहा हूं आपने ये परिवर्तन कैसे क्यों कर दिया? पर्सन एग्रीड क्यों कर दिया पर्सन इंटरेस्टेड की जगह पर?
आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं कि उस समय की जेपीसी में भारतीय जनता पार्टी के बराबर के सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी की अनुशंसा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 2013 इस बार की जेपीसी में आपके सदस्य नहीं थे। इस बार की बहस के अंदर आपको विपक्ष को समय नहीं दिया गया, सबसे ज्यादा बोले सर। हमारी सिफारिश मानी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, मैं केस का हवाला दे रहा हूं, रमेश गोविंद केस, आप सर्च कर लीजिए। इसके बावजूद आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप दूसरी गाथा गा रहे हैं। मैं आता हूं सर, मैं सबसे ज्यादा वक्त दिया हूं, मैं वापस आ जाऊं। आप मुझसे सवाल पे सवाल करें, जवाब देने का तो मौका दीजिए। तो आप जवाब दीजिए, उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए आप उसके लिए तो सुनिए ना, तो आप सवाल पूछना तो बंद कीजिए, तभी तो जवाब दूंगा आपको। आपके सवाल के जवाब में एक ऑडियो क्लिप सुना रहा हूं शाहनवाज हुसैन जी। बस, अरे आप शाहनवाज हुसैन की क्यों, मैं कह रहा हूं कि आपने ये बदलाव क्यों कर दिया इस धारा में अचानक से? जाने दीजिए, क्यों जाने दीजिए? नहीं, ये सब सुना के क्या करेंगे? शाहनवाज हुसैन की ऑडियो क्लिप से क्या है? तो वो बात नहीं जानी। आज का बयान भी शाहनवाज हुसैन का सुना दीजिए। फिर प्रताप राव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सर, मैं आ जाऊंगा वापस। सर, आप क्या कांग्रेस को घेरने के लिए डिबेट लेके बैठे? मैं 2013 के बिल में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सहमति थी। नहीं, आप क्या कह रहे हैं सर? इस बिल का समर्थन करते हैं और जब पौरुष जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कांग्रेस को, सुनिए ना सर, आपका डबल स्टैंडर्ड आपको घेर रहा है, मैं क्यों घेरूंगा? आप एक ही मामले पर डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मैं आपसे और अगर आपने मुसलमानों का इतना भला किया, सवाल का जवाब आ रहा है, सवाल का जवाब आ रहा है, तो आप उसका जवाब ले लीजिए। आप क्यों हवाला कर दिया? आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? मैंने सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया है। मैं नहीं बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन की क्लिपिंग सुना रहा हूं आपको। मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप किसी तीसरे नेता की। ठीक है, मैं आता हूं सर। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बराबरी की जिम्मेदार है। प्रताप राव जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की भ्रमित किया जा रहा है मुसलमानों को, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह का वक्तव्य हो। हेमंत जी, पहले तो ये डिस्कशन तो रखिए, कोई वक्तव्य थोड़ी ना है कांग्रेस का। ये पूरा का पूरा अगर मान लो कांग्रेस का ही जवाब लेना है तो फिर पहली बात तो इसमें देखिए, वक्फ बिल जो है वो अब एक्ट बन चुका है, पास हो चुका है, क्योंकि राष्ट्रपति के भी साइन हो चुके हैं। उससे पहले ये बड़ी आशंका व्यक्त की गई थी कि देश में जो है ना कोहराम मचाएगा, मुसलमान सड़कों पे आकर इसके खिलाफ बहुत बड़ा वो कर देंगे मुसलमानों के। लेकिन देखिए, इस वक्फ बिल के एक्ट बनने के बाद सब तरफ से केवल बधाइयां दी गई हैं, प्रशंसा की गई है। किसी ने कोई भी एक भी कहीं से भी इसके खिलाफ कोई आवाज भले ही उठी हो, लेकिन किसी ने भी कोई आंदोलन नहीं किया, कहीं कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि वक्फ बिल के साथ आम मुसलमान साथ खड़ा था, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दल जो बार बार बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, उस बरगलाने में देश की जनता, विशेषकर जो मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, महिला मुसलमान है, वो नहीं आए। और उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल एक्ट बन चुका है। अब बार बार देखिए, एक बार कही जा रही है कि इसमें बड़ा इंटरफेरेंस किया जा रहा है मुस्लिम अफेयर्स में। मुस्लिम अफेयर्स में कहां इंटरफेरेंस किया जा रहा है? हमें समझने की बात है कि वक्फ यानी कि ट्रस्ट में कहीं भी जो वक्फ है उसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। वहां तो मुसलमान ही जो नियंत्रक होंगे, मुसलमान ही मेंबर होंगे। वक्फ काउंसिल जो होगा, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जी, उसके लिए एक्ट बनाए। और ये जो वक्फ काउंसिल है, ये क्या करता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये जो वक्फ जो यानी कि ट्रस्ट हैं, उनको नियंत्रण करता है। उनके जो क्या अकाउंट्स है, उनके पास क्या संपत्ति है, क्या वो नियमों से चल रहे हैं क्या, वो काउंसिल होती है। अब बड़ी बात यह है कि पौरुष जी कह रहे थे कि क्या जो कब्जे की संपत्ति है उसको करने के लिए इसमें क्या किया है। देखिए, आज से पहले वक्फ काउंसिल की कोई भी ऑडिट नहीं होती थी, वो सरकार के प्रति जवाबदेह भी नहीं थी। लेकिन इस कानून के बाद उसकी रेगुलर ऑडिट की बात हो गई है। अभी तो ये पता ही नहीं है, अभी तो ये ट्रस्टों को पता ही नहीं है, वक्फ को पता ही नहीं है कि कितनी संपत्ति किसने कहां कब्जे में कर रखी है। सारे के सारे जो राजनेता और मुसलमानों के जो लंबरदार बनते हैं अपने आप को, उन्होंने इन सारी संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है। और कुल मिलाकर संपत्ति के एक 2013 के एक्ट के जो असर की बात बताता हूं, जो कि गृह मंत्री ने अपने उसमें कही कि यहां जब मुसलमान आए लगभग 11वीं शताब्दी में, तब से लेकर और भारत में 2013 तक इस वक्फ में 18 लाख एकड़ जमीन
जो है दर्ज थी, लेकिन 2013 का कानून बनता है तो ये जो संपत्ति है ये 39 लाख एकड़ हो गई। आखिर में 21 लाख एकड़ केवल 2013 के बाद जुड़ गई। आखिर में ये कहां से आई? सवाल तो उठता है ना, सवाल तभी तो उठे। ये सारे सवाल अब्दुल लतीफ आर्को साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे मैं आ रहा हूं आपके पास में और उनसे भी जवाब लेता हूं। आर्को साहब आपका भी, मैं ये सारी बातें इसलिए ये बिल्कुल जवाबदेही, ठीक है, जवाबदेही आर्को साहब स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और देखिए, देश के गृह मंत्री की तरफ से यह भरोसा भी दिया गया है कि देश के मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी उनके धार्मिक मामलों में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है ये। और अभी प्रताप जी कह रहे हैं कि देश के जो आम मुसलमान है वो तो इसके पक्ष में है, फिर कुछ चंद जो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उनको दर्द क्यों है सर? और क्या महिलाओं की भागीदारी नहीं होनी चाहिए? आर्को साहब उसके खिलाफ है। क्या अहमदिया मोहम्मदिया उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए, या बाकी जो तबके हैं मुस्लिम वर्ग के उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए सर? जी आर्को साहब। देखिए, अभी ये कह रहे थे कि इसमें महिलाओं का कोई स्थान नहीं था जो अब इन्होंने डाल दिया। ये इतनी बड़ी झूठ है कि जैसे सूरज निकल रहा और ये कहें रात है। इतनी बड़ी झूठ तो नहीं बोलनी चाहिए ना। ऑलरेडी महिलाएं मौजूद हैं। झूठ पर झूठ बोलने की जो बीजेपी ने एक पॉलिसी बना ली है कि हम झूठ पर झूठ बोलते जाएंगे और जनता पब्लिक जो है वो हमारे झूठ को सच मान लेगी। कम से कम इतनी झूठ तो नहीं बोलनी चाहिए। ये कह रहे नहीं इसमें मुसलमानी मेंबर होंगे। अरे आपने 11 मेंबर जो है स्टेट में रख दिए, उनमें कहीं मुस्लिम लफ्ज नहीं है। जो मेंबर होंगे उनके पद बता दिए, लेकिन ये नहीं कहा वो मुसलमान होगा या हिंदू होगा। एमएलए मुसलमान होगा हिंदू होगा, एमपी मुसलमान होगा हिंदू होगा, बार कौंसिल का चेयरमैन मुसलमान होगा हिंदू होगा। हर जिनके भी जो मेंबर बना लगाए जाएंगे। पहले इलेक्शन होता था, अब इलेक्शन नहीं होगा। मुतवली जो है वो तो मुतवली जो है वो तो मुसलमान ही होगा ना। अब आप कह रहे हैं देश के गृह मंत्री ने कहा, आर्को साहब की सुन रहे, सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। हाँ सर बोलिए। अब मुतवली के आगे भी नहीं लिखा मुसलमान, मुतवली नहीं हो सकता है, कई मुसलमान नहीं लिखा। इससे बड़ा धोखा आप क्या देंगे जनता को? अरे कम से कम जो किया है वो तो बताओ जनता को। क्या हमने मुसलमान नहीं लिखा? जब मुसलमान लिखा ही नहीं है तो कोई भी आ जाएगा। और इलेक्शन होगा नहीं, आर्को साहब इलेक्शन होगा नहीं। सरकार जिसको भेजेगी वो हो जाएगा। सीओ जो होगा वो भी जो है हिंदू मुसलमान कुछ नहीं लिखा, हिंदू होगा मुसलमान होगा, लिखना चाहिए ना। हम कैसे भरोसा करें इस बात का? क्या आपने क्लियर तो किया नहीं है, कल कुछ भी करोगे इलेक्शन होगा नहीं। तो ये मुसलमानों के साथ धोखा देना बंद करो। आपको साहब का कि जो किया है वो तो कम से कम बता दो। आपने लिखा नहीं है, मुसलमान का जिक्र नहीं किया, उसमें आप कह रहे हैं कि मुसलमान होंगे। देखिए उसमें साफ लिखा है कि जो है देख लो ना, उसमें 2 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे। 14 मेंबर में से 2 मेंबर, और केंद्र की जो काउंसिल होगी उसमें 21 में से 2 मेंबर। ये साफ साफ लिखा है कि गैर मुस्लिम कितने होंगे, ये साफ लिखा है। देखिए और ये इनको ये देखो, आर्को साहब को ये दिक्कत नहीं है। हेमंत जी, आर्को साहब को दिक्कत ये है कि आखिर में अकाउंटेबिलिटी कैसे पैदा कर दी गई, कैसे अकाउंटिंग होगी, कैसे ऑडिटिंग होगी। इनको चिंता, क्योंकि ये उन मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं जो कि अगड़े मुसलमान हैं, जिनके कब्जे हैं इन सब संस्थानों पे, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इनको दिक्कत क्या है कि वक्त की संपत्ति किसने कब्जे में कर रखी है, कहां है। ये जब इसकी पूछताछ होगी तो उससे इनको डर है। वो डर के कारण ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। इनको वक्फ के कानून से कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है कि वहां अकाउंटिंग वाले आ जाएंगे, वहां पूछने वाले आ जाएंगे, वहां पूछा जाएगा कि कहां है संपत्ति, किसके पास है संपत्ति, किसके कब्जे में है संपत्ति, कौन है कमा रहा उससे, कौन है उससे लाभ उठा रहा, किसकी जेब में जा रहा है पैसा, गरीब मुसलमान का पैसा कहां गया,
ठीक है। गरीब महिला का पैसा कहां गया? क्यों नहीं महिलाओं तक पहुंच रहा? क्यों नहीं मुसलमान, आम मुसलमान तक वो पैसा पहुंच रहा? प्रताप जी वो जवाब दे रहे हैं। आरको साहब एक छोटा सा सवाल है जी। आज सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास है और एक पैसा किराया नहीं देगी सरकार, ये भी मानेंगे आप? सरकार नुकसान सरकार पहुंचा रही है, वो भी मानेंगे आप? क्यों आपको गुमराह करना है? नहीं आरको साहब तय कर दिया जो सरकार के पास वो सरकार की हो गई। क्यों भाई आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? आरको साहब सुनिए ना। आरको साहब वो जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं, वो जो लोग जो स्वागत कर रहे हैं वो कौन है? उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो आपका भी आपका निस्वार्थ कैसे मान ले हो सकता है? आपका भी कोई अपना इंटरेस्ट हो। जो लोग इसके खिलाफ है उनका भी तो अपना इंटरेस्ट हो सकता है ना सर। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दीजिए आरको साहब। आरको साहब क्या तकलीफ है? आरको साहब गृह मंत्री ने कहा, देश के गृह मंत्री की तरफ से कहा गया आरको साहब एजुकेशन नहीं दिख रहा सर, एजुकेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। कितनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं आप आरको साहब। मैं कह रहा हूँ पसमानदा को अगर हक मिले, बराबरी का इसमें प्रतिनिधित्व मिले, मौजूद है, अहमदिया को मिले तो कोई दिक्कत है क्या? नई बात ये की हमारी आजादी खत्म करके सरकार का सब लोग सबका पहले से मौजूद है। सरकार के द्वारा जो प्रावधान बताए जा रहे हैं सब पहले से मौजूद है। सरकार के द्वारा बिहार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह की बातें तो सब पहले से मौजूद है। सुनिए सब पहले से मौजूद है तो तकलीफ क्या है फिर? अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये भी पहले से मौजूद है, ये भी पहले से मौजूद है, तो फिर तकलीफ क्या है? पेट में दर्द है। देखिए मैं इसी बात को कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस संगठन की आपत्ति इस बात में है कि सरकार का प्रत्येक कार्य जो है वो सरकार के नाते नहीं बल्कि एक राजनीतिक संगठन के नाते किया जा रहा है। 1947 देश का बंटवारा कर दिया, कैसे 2023 किया हिंदू महासभा केवल वोट बैंक की लालच में, केवल वोटों की लालच में, केवल जवाहरलाल नेहरू के चक्कर में देश का जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा करा दिया, देश को बांट डाला, देश को बांट डाला जवाहरलाल नेहरू ने केवल इसलिए केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए देश को लूटते रहे, देश को दबाते रहे, लूटे हुए जेल भरते रहे, मुसलमानों को भी लूटा, मुसलमानों को लूटा, गरीबों को लूटा। शहनवाज हुसैन का भाषण सुन लीजिए। शहनवाज हुसैन का भाषण सुनना है तो फिर आपके नेता क्या कर रहे थे? बंद हो रही है। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। मैं आ रहा हूँ गोयल साहब। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सब मुसलमानों के लिए बहुत गलत हो रहा है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये तो सब पहले से मौजूद था तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ किया नहीं तो भाई इतना हंगामा क्यों है गोयल साहब? देखिए हेमंत जी, हंगामा इसलिए है क्योंकि लूट का हिसाब लिया जाएगा। ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता कि 39 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद मात्र 123 करोड़ रुपए का रिवेन्यू दिखाते हैं। 2% भी मुसलमानों को फायदा नहीं देते, सारा पैसा खुद हड़प जाते हैं, अपनी निजी संपत्ति बना लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में पैसे खर्च करते हैं, गरीब को गरीब छोड़ दिया। कोई इन्होंने आज तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई मुसलमानों के लिए अस्पताल नहीं बनाया, कोई इन्होंने डोनेशन का कोई धर्म का कोई आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। और जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि हमारे कब्रिस्तान छिन जाएंगे, हमारी मस्जिदें, हमारे ईदगाह या हमारे दरगाह या हमारी इबादत का, ये झूठ है कि पूरी जमीन का 5% भी, जो कि अमित शाह जी ने क्लियर किया, 5% भी इन कामों में यूज नहीं होता। 95% जमीनें ये हड़पते हैं, निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका पूरा पैसा खुद यूज करते हैं। मात्र 123 करोड़ रुपए, कौन यकीन करेगा कि 39 लाख एकड़ जमीन जिस संस्था के पास, देश के मुसलमानों को भरोसा करना चाहिए प्रधानमंत्री की बात पर, गृह मंत्री की बात पर, और देखना चाहिए कि आज तक आरको साहब लूट नहीं चलेगी देश के अंदर ही लूट नहीं चलेगी। गरीब मुसलमानों का, महिलाओं का हक आप नहीं मार सकते। ये ठीक है, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर के लब्बो लुआब यही है कि जब प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री देश के मुसलमानों को इस बात को लेकर के आश्वस्त कर रहे हैं कि ये जो कानून है वो इनके हकों के लिए और सामाजिक न्याय में एक बड़ा बदलाव साबित होगा, तो देश के मुसलमानों का भी फर्ज बनता है कि वो राजनीतिक पार्टियों के चुंगल से बाहर निकल करके, इस वोटों के जंजाल से बाहर निकल करके अपने हित की सोचे और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान पर कम से कम भरोसा करके देखें। नमस्कार।